नाज़रीन आदाब, मैं समरीन नाज हाजिर हूँ लेकर आपके जहन के तस्कीन का सामान यानी मंजर पस मंजर। अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली उन तमाम सरगर्मियों के बाबत रूबरू करवाते हैं जिन सरगर्मियों के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके जहन के तस्कीन का सामान मुहैया करवाएं। और आज की इस कड़ी में हम आपको 14 से 20 अक्टूबर तक चलने वाले इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक की एक झलक दिखाएंगे और साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे मंटो के अफसानों के किरदार से एक ड्रामा गैर ज़रूरी लोग के ज़रिए। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कैसे भारत को आयुष्मान बनाने में कलीदी किरदार निभा रही है। तो चलिए नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और आपको लिए चलते हैं एक हॉस्पिटल जहां मनाया जा रहा है इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक। मनाया जा रहा है और आदाब डॉक्टर शहला जमाल। दीजिए नाज़रीन, हमें डॉक्टर शहला भी यहाँ मिल गई हैं। चलिए इनसे कुछ सवालात पूछ लेते हैं, अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर शहला, ये बताइए इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक जो है जी, ये तो हो गया मंजर, इसका पस मंज़र क्या है? इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक करीबन 30-40 साल पहले से मनाया जा रहा है। 1986 में इसका आगाज़ किया गया था और ये सिर्फ उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है ताकि हम सबको मालूम है कि इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है। लेकिन हम जनरल पब्लिक तक कैसे बताएंगे कि इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या क्या टिप्स हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं कि इन्फेक्शन हमसे मरीज़ से आगे नहीं पहुँचे। और बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये बातों को ध्यान में रखना कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक इन्फेक्शन किस तरह से रोका जाए। क्योंकि हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि हमने मरीज़ का ऑपरेशन कर दिया, हमने इलाज कर दिया, लेकिन फाइनली जो आउटकम है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका इन्फेक्शन से कितनी अच्छी तरह से रोकथाम हो सके, वो अपने घर विदाउट इन्फेक्शन गया और उसका इन्फेक्शन किसी दूसरे बंदे को नहीं लगा। डॉक्टर शहला, आप हमें ये बताएं कि ये जो प्रिवेंशन वीक है ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है या मरीज़ों को भी बेदारी है इसमें? अरे समरीन, एक्चुअली ये डॉक्टर्स तो जानते ही होते हैं कि इन्फेक्शन किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से बचाव किया जा सकता है। जो ये वीक मनाने का जो असली मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से जनरल पब्लिक को अवेयर किया जा सके कि इन्फेक्शन किस तरह से नहीं हो, आगे नहीं बढ़े और क्या क्या बचाव के रास्ते हैं। फिर जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, टर्शरी सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन ही हमारा इस टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें इससे ही अपनी जंग जारी रखनी है। ये बताइए कि इन्फेक्शंस भी कई तरह के होते हैं, मतलब कि कुछ तो मरीज़ों से ही लग जाते हैं और बिल्कुल किसी भी तरीके के बच्चों को भी बहुत जल्दी से इन्फेक्शंस पकड़ लेते हैं। तो आप ये बताएं कैसे आप बेदार करेंगी हमारे नाज़रीन को? इन्फेक्शन 2-3 तरह के होते हैं, कुछ मामूली होते हैं, कुछ थोड़े सीरियस होते हैं और कुछ इतने सीरियस होते हैं कि उनसे बचाव के लिए हमारे पास दवाइयाँ ही मौजूद नहीं हैं। तो इसका बचने का सबसे पहला तरीका है कि पहले लेवल पे ही बचाव किया जाए। बहुत ही सिंपल सा आपको एक तरीका बताती हूँ, वो है हैंड वॉशिंग। आप हाथ अच्छे किसी भी सोप से हैंड वॉश करें, कम से कम 20 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स के लिए साबुन को अपने हाथों पर रब कीजिए, तभी आपके हाथ डिसइंफेक्ट होंगे। ये एक बहुत ही सिंपल प्राइमरी स्टेप है जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए आप ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है ख़वातीन में होने वाले इन्फेक्शंस की, वो अपने खान पान और अपनी सफाई का ध्यान देने से हम उससे पूरी तरह से बच सकते हैं। खाने पीने से इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत है वो डेवलप होती है। आमतौर पर समरीन, हम ये देखते हैं कि हमारी जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, जिस तरह की पॉपुलेशन को हम केटर कर रहे हैं, वो लोग खाने पीने का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। खा रहे हैं लेकिन क्या खा रहे हैं, कितना खाना है, क्या चीज़ खाने के लिए अच्छी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ये सब बातों को बताना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है अपनी सफाई के लिए ध्यान रखना। सफाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पर्सनल हाइजीन, स्पेशली औरतों को रोज़ सिंपली नहाना है,
और साफ़ कपड़े पहनने हैं, और अपने बच्चों को भी इसी तरह की एजुकेशन देनी है कि रोज़ नहाना है और रोज़ साफ़ कपड़े पहनने हैं। अच्छा डॉक्टर शैला, कई बार हम देखते हैं गांव वगैरह में अगर देखा जाए कई बार तो जैसे हाथ धो लेते हैं तो मिट्टी से ही हाथ धो लिए, मतलब सोप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन हमारे उन नाज़रीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि सब लोग हमारे प्रोग्राम गाँव वगैरह में भी देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल ना करते हुए जो अभी बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं साबुन, वो कोई भी सस्ता सोप एनीथिंग वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर शैला, छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि किस चीज़ को हाथ लगाना है, किसे नहीं छूना है। अक्सर गंदगी में भी हाथ दे देते हैं तो उन्हें भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? समरीन, मेरे ख्याल से इस सवाल का बेस्ट जवाब आपको हमारे इस प्रोग्राम से मिलेगा जो आज हम कंडक्ट कर रहे हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक सेलिब्रेशन के तहत। और इसमें बहुत ही खूबसूरती से जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो बताएंगे आपको कि छोटे बड़ों सबको किस तरह से इन्फेक्शन प्रिवेंशन किया जा सकता है। और आई थिंक बहुत यूज़फुल टिप्स आज हम आपको यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। तो बस तो फिर हमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए और फ़ौरन इसमें शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। समरीन, आपने देखा कि किस तरह से हमारे अस्पताल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक मनाया जा रहा है जी। और मेरे ख्याल से इस टाइम तक आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक में किस तरह से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और क्या है जिनको आगे ले जाने की ज़रूरत है, कुछ पॉइंट्स हैं जी। तो वो मेरे ख्याल से आपको भी इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और जो जनरल पब्लिक है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इन्फेक्शन को एक दूसरे तक फैलने से रोकना है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी समरीन, डॉक्टर्स तो अक्सर इस मसले पर जानकारी रखते हैं, लेकिन जो जनरल तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए से हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि इन्फेक्शन एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उससे जान की पूरी ख़तरा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए जो अभी बातें बताई गई हैं प्रोग्राम्स के ज़रिए, वो आपको ध्यान में रखनी है और आइंदा ज़िंदगी में भी अपने मामूल में उसको शामिल करना। डॉक्टर शैला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक के बारे में बताया और हमें अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में मालूमात फ़राहम की कि हम उनसे कैसे बचें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, ये जो डॉक्टर का पेशा होता है वो ना सिर्फ पैसा कमाने का होता है बल्कि एक खिदमत का भी है, और इसीलिए शायद डॉक्टर को मसीहा भी कहा जाता है। हमारे हज़रत ईसा मसीह को अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौज़ा, एक ऐसी ताकत अदा की थी कि वो मुर्दे में भी जान फूंक देते थे, और तकरीबन यही काम आप लोग भी अंजाम दे रहे हैं, तो इसीलिए आप लोगों को भी मसीहा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ डॉक्टर समाज के भी होते हैं जो समाज की दुखती रग पर हाथ रखते हैं और उन बीमारियों से मुताल्लिक़ बताते हैं जिसे मुताल्लिक़ बात करना लोग पसंद नहीं करते। ऐसे ही एक डॉक्टर थे मंटो,
जी हाँ, मेरी मुराद है उर्दू के मुसन्निफ सादत हसन मंटो से। वो एक बेबाक सहाफ़ी थे। वो समाज में जो भी देखते थे, जिस दर्द को महसूस करते थे, उन्हें अपने अल्फाजों में ऐसे के ऐसा ही समाज के सामने पेश कर देते थे। उनके अंदर कोई बनावट नहीं थी और इसीलिए उनके ऊपर फाहशी का मुकदमा भी आयद किया गया। मंटो के अफसानों पर मबनी गैर ज़रूरी लोग जो ड्रामा है, उसका जो एक इनकाद किया गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो आइए हम आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। डॉक्टर काजिम, जो एक सिर्फ उस्ताद ही नहीं हैं बल्कि एक ड्रामा निगार भी हैं, उन्होंने इस ड्रामे के मुतालिक कहा। बहरूप आर्ट्स ग्रुप की जानिब से ज़िक्र यार चले ड्रामा फेस्टिवल का इनकाद किया गया है। ड्रामे के नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि गैर ज़रूरी लोग कौन है। गैर ज़रूरी लोग जो सुमन कुमार की हिदायत में पेश किया गया था और शाहिद अनवर का लिखा हुआ ड्रामा था कि ये गैर ज़रूरी लोग कौन हैं। जैसा कि हम आप जान रहे हैं कि हर वो आदमी जो किसी सिस्टम में फ़िट नहीं हो पाता है वो गैर ज़रूरी है। और ये गैर ज़रूरी शाहिद अनवर ने सादत हसन मंटो के 6 कहानियों के किरदारों को लेकर गैर ज़रूरी लोग ड्रामा लिखा था। आपने भी देखा ही है कि वो किरदार हैं जैसे सौगंधी, वो गैर ज़रूरी थी। माधो कहता है, कौन माधो? अरे वही पूना का हवलदार, मेरा आशिक माधो। वो कहता है, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी कुट्टी। अगर तूने फिर से किसी मर्द को अपने यहाँ ठहराया तो तेरी चुटिया पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। देख, इस महीने का खर्च मैं पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? लेकिन ना तो माधो ने कभी पूना से खर्च मनी ऑर्डर किया और ना ही मैंने अपना धंधा बंद किया। वो पैरन गैर ज़रूरी है। स्माइल प्लीज। मैं कहता था ना काम बन जाएगा। सेठ नानू भाई ने 1000 रुपए के माहवार पर मुलाजिम रख लिया है। ये देखो। ये क्या? एडवांस। अच्छा, जी तो चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कराऊं और सीधा 15 चले जाऊं और पेरेंट्स से कहूं, लो देख लो मुझे काम मिल चुका है। लेकिन फिर डर भी लगता है। डर? हाँ, डर की पेरेंट की नहुसत फौरन ना चिपक जाए और मुझे कल ही नौकरी से जवाब न मिल जाए। वो चड्ढा गैर ज़रूरी है। मेरी दौलत अब कुछ दिन की मेहमान है। मैं नहीं चाहता इसकी जिंदगी खराब हो। मैंने नाहौर में इसे बहुत समझाया भी कि दूसरी तवाइफों की तरफ देखो, जो कुछ करती हैं सीखो। मेरे बाद अगर तुम किसी और को नहीं फांसोगी तो काम नहीं चलेगा। लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। सारा दिन शरीफजादियों की तरह घर में बैठी रही। मैंने इसे मोटर भी लेके दी कि कोई अच्छा आदमी तलाश कर ले। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अच्छी तरह होशियार हो जाए। आप ही इसे समझाइए ना कि चालाक बनने की कोशिश करें। वो मम्मी गैर ज़रूरी है। यार ये मम्मी कहाँ रह गई? Your mummy is here, my poor son. ठहरो, देखो और कौन आया है। होली, एल्मा और फीलर। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। कहाँ चले? वापिस रुको, बैठो। पागल हो गई है बूढ़ी दलाला। हिलस मेरी है, सिर्फ मेरी। पूछ ले इससे। Shut down, my son. समझने की कोशिश करो। She's young. She's very young. Shut up. Get out. Get out. मम्मी को तड़ी पार कर दिया गया और मम्मी शहद बदर कर दी गई। लेकिन तुम ही बताओ, अगर मम्मी रंडी है, अगर मम्मी दलाला है, अगर उसका वजूद इस सोसाइटी के लिए खतरनाक है तो उसका खात्मा कर देना चाहिए ना। इस शहर की गलाजत को ये क्यों कहा गया
कि तुम यहां से चली जाओ और किसी और जगह जाकर ढेर हो जाओ। इस गलाजत के साथ एक ऐसी पाकिज़गी भी चली जाएगी जिसके तमाचे ने उस रात मेरी रूह की सारी गंदगी को धो डाला था। लेकिन मुझे रोना नहीं चाहिए, वो यहां से चली जाएगी। मुझ जैसे लोगों में वैसी गंदगी जहां कहीं पैदा होगी वहां मम्मी फिर अपना घर बनाएगी। मैं अपनी मम्मी उन लोगों के हवाले करता हूं। इस तरह के जो मंटो के किरदार हैं जो समाज में कहीं फिट नहीं होते हैं, उन किरदार को लेकर शाहिद अनवर ने इस ड्रामे का ताना बाना बुना और ये आज हम लोगों को इसलिए भी पेश करने की ज़रूरत पेश आ रही है कि आज एक बार फिर से ऐसे फ़िक्र रखने वाले लोग, ऐसे लोग जो दूसरों की फ़िक्र से अलग हैं, वो गैर ज़रूरी हैं। उनका उस तरह से उसको अहमियत नहीं मिलती है। और इसकी तैयारी इससे पेश करने का एक मकसद ये भी था कि हम आज के नौजवानों को, आज के नाजरीन को हम ये बताएं कि कैसे चीज़ें अलग हो जाती हैं और कैसे एक चीज़ सिस्टम में होती हैं और उसको सिस्टम से बाहर कर दी जाती हैं। वहीं नाजरीन ने ड्रामे से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार किया। मेरा मानना ये है कि इन नाटकों का जो सक्रिय सहभाग समाज में है उससे सोच पे, लोगों के सोच और विचार पे असर पड़ेगा और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ड्रामा सोसाइटी पे असर डालता है लेकिन एक ख़ास ज़ाविये से, यानी कि वो इंटरटेन भी करता है और साथ में हमारे जहनों को सोचने पे मजबूर करता है। तो कैसे सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या है, हम उसको तफरी में बहुत सारी चीज़ें हमारे जहनों में क्लिक करती हैं और हम उससे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ये एक तरीक़ा है ड्रामे का जो सोसाइटी को एक राह पर ले जाने का काम करता है। मैं नाटक को समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग मानती हूँ। नाटक को इसलिए मानती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो अन्य कलाएँ हैं, जैसे जो चित्रकला है या नृत्य है या जो फिल्में हैं, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा सशक्त माध्यम नाटक लगता है। मुझे लगता है समाज में अगर कुछ परिवर्तन लाना है और समाज में उस परिवर्तन को बहुत जल्दी या क्रांतिकारी रूप में प्रसारित करना है तो उसके लिए नाटक बहुत सशक्त माध्यम है। तो नाज़रीन, ड्रामे की झलक तो आपने देख ही ली। चलिए अपने प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं एक हॉस्पिटल में जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक मुहिम है, उससे लोग फैज़याब हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको इस हॉस्पिटल। डॉक्टर सौरभ, मंज़र पसे मंज़र की प्रोग्राम की जो मेज़बान हैं समरीन नाज, आज आपसे बात करने के लिए हॉस्पिटल में आई हैं। आदाब। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपके पास कितने मरीज अब तक आ चुके? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हमारे पास काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं, बट आरंभिक दौर में होने के कारण, लिस्ट में नाम होने के कारण हम काफ़ी लोगों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 2 मरीज़ हमारे पास अब तक आए हैं जो कि भर्ती हुए हैं हमारे पास। पहला मरीज़ जो था वो थोड़े दिनों पहले आया था, जिसको कि प्रारंभिक उपचार के बाद हमने कंसर्न डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिया था। दूसरा मरीज़ जो है जोगेंद्र सिंह नाम है उनका, जो कि बुखार के साथ आए थे और वो अभी हमारे पास भर्ती हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने 2 मरीजों का जिक्र किया, तो ये बताइए कि इन दोनों मरीजों के साथ इब्तदाई दौर में क्या किसी तरीके की परेशानियां पेश आईं? शुरुआती दौर में इन्हें कोई परेशानियां पेश नहीं आई। हमारा जो पहला मरीज़ था उसको हमने हड्डी रोग विभाग का मरीज़ था, हमने उनके पास भेज दिया था। दूसरा मरीज़ जो था उसको बुखार था, खांसी थी, तो इनिशियली हमने उनका जो डायग्नोसिस बनाई थी वो निमोनिया मान के चल रहे थे, जिसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। उसके हिसाब से हमने उनकी दवाइयाँ शुरू की थी और उनके जांचें भेजी थी। आरंभिक जांचों के बाद ये पता लगा कि कार्ड टेस्ट के द्वारा उनका डेंगू पॉजिटिव आ रहा था और मरीज़ जो है अब पहले से काफ़ी बेहतर है और मरीज़ जो है अब हम उसके इस फेज़ में है कि हम उसको छुट्टी कर सकते हैं।
वैसे तो डॉक्टर साहब ये जो योजना है वो बेहतरीन है, खास करके आम लोगों के लिए, लेकिन इसे अमल में लाने में किस तरह की दुश्वारियां पेश आ रही हैं? समरीन जी, आपकी बात एकदम सही है, उचित है कि ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है जिससे कि गरीब लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आरंभिक दौर में देखिए, ये जो योजना है जिसमें सारा काम पेपरलेस है और हमें सब चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं, तो इसलिए जो है इसमें हमें अपने डॉक्टरों को ट्रेन करना पड़ रहा है। हमारा जो टीपीए डिपार्टमेंट है वो इस पूरी योजना को आगे बढ़ा रहा है। मरीज़ आने के बाद, उसका कार्ड लेने के बाद, वो जितनी भी उसकी चीज़ें होती हैं हम फाइल बनाते हैं, और फाइल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उसके टेस्ट हुए हैं वो, और साथ ही साथ जो उसकी बीमारी के बारे में जो क्लिनिकल नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती हैं। उसके बाद ही इस चीज़ का अप्रूवल आता है। तो इनिशियली अपलोड में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, जिसके लिए हमने तुरंत बात की और उन्होंने उस चीज़ को तुरंत ही सही कर दिया था, जिससे कि हम सारी काम आसानी से कर पाए और मरीज़ को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई और सारी चीज़ें बहुत ही सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से चल रही हैं। डॉक्टर साहब, कोई भी मुहिम है जो कि हमारी हुकूमत की तरफ से आती है तो उसके वेरिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी परेशानियां और दिक्कतें लोगों को आती हैं, तो जब आपके पास लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं, तो क्या क्या चीज़ें वो अपने साथ लेकर आएँ, ये आप हमें बताएं। देखिए समरीन जी, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत का एक काउंटर बना हुआ है नीचे, जहाँ पे बिलिंग होती है उसी के पास आयुष्मान भारत का काउंटर आता है, जिसमें हेल्प के लिए सारे लोग मौजूद रहते हैं। तो कोई भी मरीज़ जो आता है इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हमारे पास आता है, वो उस काउंटर पे जाता है, उसके पास कार्ड होना चाहिए, जो कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से इशूड है। वो कार्ड वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें हमारा जो थर्ड पार्टी टीपीए डिपार्टमेंट जो है वो टेक केयर करता है, और जो भी उसके बाद की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारा टीपीए डिपार्टमेंट उसको टेक केयर करता है। ये वही मरीज़ हैं डॉक्टर शैला जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जिनको मतलब फ़ायदा पहुंचा है, क्या ये वही हैं? जी बिल्कुल, ये वही हैं और इनको यहाँ पर इलाज के बाद बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और मेरे ख्याल से आगे के सवाल आप इनसे पूछें तो बेहतर है, बिकॉज़ ये सबसे अच्छे वो बता पाएंगे आपके सवाल के जवाब। अच्छा जोगिंदर जी, आप ये बताइए कि आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पता कैसे चला? इसी गाँव में हमने सुना है ये जो कार्ड बनते हैं, इलाज होता है, इसका प्रचार चल रहा है, और एक हमारे मिलने वाले उन्होंने बताया कि कार्ड बन रहे हैं, तो मैं यहाँ आया और नीचे इंक्वायरी में मैंने अपना वो दिखाया, राशन कार्ड दिखा करके, और फिर उन्होंने मेरा ये कार्ड बना दिया। कार्ड बनवाने के बाद मुझे जब तकलीफ़ हुई, मैं बीमार हुआ, गांव में परेशानी हुई, तो मैं यहाँ आया और कार्ड को दिखा करके मैं यहाँ भर्ती हो गया। मुझे बहुत आराम मिला, यहाँ फ़ायदा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दवाई मेरी चल रही है अभी। अच्छा, जब आपने ये कार्ड बनवाया तो आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके आए थे? राशन कार्ड लेके आया था और आधार कार्ड। अच्छा, उससे ही मतलब ये आपका कार्ड बन गया बड़ी आसानी से? जी हाँ, परेशानी तो नहीं, करीब मेरे 10-15 मिनट में उन्होंने कार्ड बनाकर मुझे दे दिया। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से लोग जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वो फैज़याब हो रहे हैं। दूर दराज गाँव से लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना इलाज मुफ्त करवा रहे हैं। बहुत से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। कुछ लिस्टेड हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ ये जो एक कार्ड है ये बन रहा है। आपके इलाके में तो बन ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं बन पा रहा है तो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ये कार्ड बन रहा है और इसे दिखा के आप अपना इलाज करवा सकते हैं। दवा, खाना पीना सब मुफ्त है। जब हमने इस हॉस्पिटल के चांसलर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि मुहिम है उससे मुतालिक बात की तो उन्होंने हमें क्या बताया आप खुद ही देख लीजिए। प्रधानमंत्री की जो आरोग्य भारत की योजना है, मैं समझता हूँ कि ये अब तक के इतिहास का केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग द पुअर पीपल, क्योंकि क्या है कि हम देखते हैं कि इतने सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनके पास 10 रुपये की दवाई खाने के पैसे भी नहीं होते, और ऐसे पेशेंट के साथ में बड़ी तकलीफ़ होती है कि कितना भी हम चैरिटी करें बट लेकिन हमारी भी एक चैरिटी की लिमिट है। तो इससे मैं समझता हूँ कि देश के जितना जो गरीब वर्ग है जो बीमार हो करके नॉन प्रोडक्टिव हो जाता था, लेट मी से कि एक लेबर है, फार्मर है जो डेली के 200 रुपये कमाता है, 250 रुपये कमाता है, अब वो आदमी अगर 10 दिन बीमार पड़ जाता है उसके घर में रोटी के लाले पड़ जाते, और उसके अलावा
वो देश का भी जो श्रम है वो भी बेकार होता है। तो किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है वो उसकी मैन पावर होती है। अगर मैन पावर प्रोडक्टिव है तो देश उन्नति करेगा, अगर मैन पावर प्रोडक्टिव नहीं है तो वो उन लोगों का भी श्रम को व्यय करते हैं जो दूसरा कमाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है ये बहुत अच्छी योजना है। तो नाजरीन, वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और मंजर और उसके पस मंजर के साथ। लेकिन जाने से पहले रिवायत है कि आपको याद दिलाएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, ये आप हमें लिखना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो चलिए, तब तक के लिए अपनी मेज़बान समरीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।